औरत दुनिया के हर खित्ते में मर्द की कमजोरी रही है। मोहम्मद उमर को यह यकीन ना होगा कि अगर वो अकेला गया तो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने दोनों लड़कियों को भी साथ ले लिया था। पकड़े जाने की सूरत में उन दोनों लड़कियों को रिश्वत के तौर पर पेश किया जा सकता था, लेकिन नहीं, शारिक ने सर झटक दिया। मोहम्मद उमर ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसके दिल में कोई बात होती तो बहुत अरसा पहले खुलकर सामने आ चुका होता। उसने तूर खान की मुखालफत करके उसका साथ दिया और उसके बाद भी कदम कदम पर इसके साथ रहा। वो इसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता था। शारिक काफी देर चट्टान के साए में बैठा रहा। इसने उठकर एक बार फिर पानी पिया और रास्ते पर चल पड़ा। जब वह का घोड़ों की लीद ये साबित कर रही थी कि वो सही रास्ते पर जा रहा है, क्योंकि शारिक के ख्याल में उन्हें पा लेना आसान नहीं था। वो लोग घोड़ों पर गए थे और ये पैदल चल रहा था। वो लोग अब तक न जाने कहां पहुंच चुके होंगे। अगर ये उसी रास्ते इन बंजर और वैरान रास्तों में भटकता रहा तो इसकी जिंदगी की कोई जमानत नहीं दी जा सकती थी। लेकिन वो चलता रहा। सूरज सर पर आ गया। चट्टानें अंगारों की तरह तप रही थी। भूख प्यास गर्मी से वो निडाल था। इसके लिए चलना भी मुश्किल था। कंधे पर लटकी हुई राइफल भी इसे बोझ महसूस हो रही थी। इसने कई मरतबा सोचा कि इस बोझ को कहीं फेंक दे, लेकिन हर मरतबा इरादा बदल दिया। किसी मुश्किल वक्त में राइफल ही इसके काम आ सकती थी। भूख की शिद्दत में अगरचे कमी आ गई थी, लेकिन चट्टानें अभी तक तप रही थी। एक छोटी सी चट्टान के ऊपर से घूमकर वो अचानक एक छोटी सी नदी के सामने पहुंच गया। पानी देखकर शारिक की प्यास एक बार फिर भड़क उठी। इसने नदी में छलांग लगा दी। इसने खूब जी भर के पानी पिया और देर तक नदी में बैठा रहा। जब बाहर निकला तो उसके कपड़ों से पानी लुचड़ रहा था। वो तकरीबन आधा घंटा वहां बैठा रहा और फिर उठकर नदी के साथ साथ चलने लगा। वजाने इसे क्यों उम्मीद थी कि ये छोटी सी नदी उसे किसी न किसी बस्ती तक पहुंचा ही देगी। छोरे गोरू बो रहा था, शाम होने वाली थी। शारिक सुबह से अब तक चलता रहा। खाली पेट पानी पी पी कर इसे उबकाइयां सी आने लगी। रास्ते में कोई जानवर भी इसे नजर नहीं आया जिसे शिकार करके अपना पेट ही भर सकता। चलते चलते गिर पड़ा। अब इसमें उठने और मजीद चलने की हिम्मत नहीं रही थी। अब अंधेरा फैलने लगा। शारिक नदी के किनारे पड़ा रहा, लेकिन थकन और भूख से बुरी तरह निडाल था और फिर इसकी आंखें बंद होने लगी। कुछ ही देर बाद वो दुनिया और माफिया से बेखबर हो चुका। दफातन इसकी आंख खुल गई। वो फाइल की आवाज थी जिसकी बात गिश्त अब भी पहाड़ों में गूंज रही थी। शारिक एक झटके से उठकर बैठ गया और चारों तरफ देखने लगा। चांद अभी नहीं निकला था, हर तरफ तारीकी थी। वो अपनी जगह बैठा ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि आवाज किस तरफ से आई थी, लेकिन बाज बेइज्जती आवाज भी अब खत्म हो चुकी थी। शारिक के ज़हन में अचानक ये ख्याल उभरा, इसके साथ ही आसपास ही कहीं मौजूद थे और बोरी यकीनन उन्हीं में से किसी ने चलाई थी। वो उठकर इधर उधर दौड़ने लगा। इसने एक दो आवाजें भी दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फाइल की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। इस मरतबा पूरा ब्रेस्ट मारा गया। आवाज की बात भी फिर पहाड़ों में गूंज रही थी। शारिक ने अपने कंधे से राइफल उतार ली और उसका रुख आसमान की तरफ करके ड्रैगर दबाना ही जा आगे किसी और ख्याल के तहत इसने उबली ड्रैगर से हटा ली और राइफल नीचे झुका ली। वो फायर करके अपने साथियों को अपनी मौजूदगी की इतला देना चाहता था, लेकिन ये सोचकर इरादा बदल दिया कि वो सकता ही उसके साथी ना हो। खाना बदोश हो या पहाड़ों में गश्त करने वाली पुलिस हो जिसने उसके साथियों को घेर लिया हो, ऐसी सूरत में उसका मोहतात रहना बेहतर था। वो राइफल हाथ में पकड़े एक तरफ दौड़ने लगा और फिर दफतन रुक गया। वशेम में तकरीबन 200 गज के फासले पर आग का बहुत बड़ा अलाव रोशन था। आग की रोशनी ने छोटी सी बस्ती दिखाई दे रही थी। कुछ लोग इधर उधर चलते फिरते नजर आ रहे थे। 5-6 आदमी अलाव के गिर्द रक्स कर रहे थे। शारिक एक जगह पर बैठकर उस तरफ देखने लगा और उसी लम्हे फिजा एक बार फिर फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। आग के अलाव के पास खड़े हुए शख्स ने आसमान की तरफ राइफल का ब्रेस्ट मारा था। आसमान की तरफ जाते हुए बोरियां साफ नजर आ रही थी। शारिक गहरी नजरों से उस तरफ देखता रहा। वो खाना बदोशों की बस्ती थी और खाना बदोश कुछ जश्न मना रहे थे। दफातन शारिक चौंक गया। उसकी नजरें अलाव की तरफ कुछ लोगों पर जम गई और फिर उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गई। उसने नोनके और समीना को पहचान लिया। उनके साथ शाह परी और मोहम्मद उमर भी थे। होनका और मोहम्मद उमर के हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। उन चारों को दोनों आदमियों ने अपनी राइफलों की जद पर ले रखा था। ये मंदिर देखकर शारिक के दिमाग में सनसनाहट होने लगी और सूरतेहाल आहिस्ता आहिस्ता इसके जहन में वादे होने लगी। गुज़िश्ता रात इसके साथ ही किसी तरह उन कबाइलियों की नजरों में आ गए थे। वो लोग इन्हें गिरफ्तार करके वहां से ले आए। शारिक खुद इनकी नजरों में नहीं आ सका होगा, इसलिए बच गया था, वरना वो भी इनके साथ यहाँ बंधा हुआ होता। शारिक को अपने साथी मिल गए थे, लेकिन ये सूरतेहाल खासी संगीन थी। इसके 2 साथी बंधे हुए थे। शमीना और शाहपरी अगरचे आजाद थी, लेकिन शायद वो भी कर कुछ नहीं सकती थी। शाहरुख को अंदाजा नहीं था कि इन कबाइलों की तादाद कितनी थी। वो खुद अकेला था। राइफल में एक भरा हुआ मैगजीन था और बेल्ट में तकरीबन 20 गोलियां थी। कोई कार्रवाई शुरू करने से पहले ये अंदाजा लगा लेना जरूरी था कि इसके मुकाबले पर कितने लोग हैं। वो अपनी जगह पर बैठा कुछ देर तक अंधेरे में देखता रहा, फिर वहां से हटकर दाईं तरफ चलने लगा। वो एक मुख्तसर सा चक्कर काटकर ऐसी जगह पर आ गया जहां से उसके साथ ही ज्यादा नुमायां नजर आ रहे थे। उस तरफ उसे एक चीज और नजर आ गई। एक पत्थर पर गालमन कबीले का सरदार बैठा हुआ था।
और उससे कुछ फासले पर अलाव के किनारे पर दुखते हुए कोयलों पर बकरे या दुब्बे रोस्ट किए जा रहे थे। शार्क को 2-3 औरतें भी घूमती हुई नजर आईं। शार्क घूमता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। इसी दौरान शार्क ने अंदाजा लगा दिया कि इन खानाबदोशों की तादाद 15 और 20 के दरमियान थी। औरतें इनके अलावा थी, कोई बच्चा उसे नजर नहीं आया। शार्क की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने साथियों को किस तरह छुड़वाए। अंधाधुंध फायरिंग कर देना हमाकत हुई। इस तरह वो ज्यादा से ज्यादा 2-4 आदमियों को मार सकता था, बाकी लोग उसे भून कर रखते थे। नहीं, वो ये हमाकत नहीं कर सकता था। वो घूमता वो खैमों की तरफ निकल आया। कुल 8 खैमे थे। एक खैमा बड़ा था। दफलन शार्क के दिल में एक और ख्याल उभरा। अपने साथियों को छुड़ाने की तरकीब उसके ज़हन में आगे थी। अगर वो किसी एक खैमे को आग लगा दे तो कबायलियों की तवज्जो उस तरफ मबजूल हो जाएगी और वो अपने साथियों को छुड़ा लेगा। वो अपनी जेब टटोलने लगा और खुशकिस्मती से माचिस उसकी जेब में मौजूद थी। ददीस्तारा नोनक ने आग जलाई थी तो गैर इरादी तौर पर शार्क ने उससे माचिस लेकर अपनी जेब में डाल ली थी। इसने जेब से माचिस निकाली, उसे खोलकर टटोल कर देखा, उसमें चंद ही तीलियां थी। पूरे खैमे के मोटे कपड़े को माचिस की तीलियों से आग लगाना मुश्किल था। उसने इधर उधर देखा, कुछ झाड़ियां जमा की और खैमे के करीब आ गया। सब लोग खैमों के सामने के रुख पर अलाव की तरफ थे। शार्क ने झाड़ियां खैमे के कपड़े के नीचे जमा कर दी और तीली जलाकर उन्हें शोला दिखाने लगा। तीली बुझ गई। दूसरी तीली से झाड़ियों को आग नहीं लग सकी, हालांकि झाड़ियां खुश्क थी। शार्क का दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर कोई कबायली इस तरफ निकल आया तो उसे भागने का मौका भी नहीं मिल सकेगा। इसने तीसरी तीली जलाई। इस मर्तबा इसे नाकामी नहीं हुई। झाड़ियों ने आग पकड़ दी। शार्क ने झाड़ियां इस तरह समेट दी कि उन्हें अच्छी तरह आग लग सके। झाड़ियों की खुश्क शाखें जल रही थी। शार्क ने जलती हुई झाड़ियां खैमे के कपड़े के नीचे डाल दी और जब कपड़े ने आग पकड़ दी तो वहां से हटकर दब्बे कदमों दौड़ता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। वो चक्कर काटकर उस जगह आ गया जहां उसके साथी बंधे हुए थे। वो उनके पीछे तकरीबन 10 गज के फासले पर पत्थरों के पीछे बैठा तभी कबायलियों को देखने लगता और कभी खैमों की तरफ। कबायलियों का रक्स जारी था। वो फारसी या दरी जबान से कुछ गा भी रहे थे जिसका एक लफ्ज भी शार्क के पल्ले नहीं पड़ रहा था। वो बार बार खैमों की तरफ देख रहा था और फिर उसके ऊँटों पर खफीज सी मुस्कुराहट आ गई। खैमों भी पिछली तरफ आखिरी खैमे से होले बुलंद होने लगे थे और उसी लम्हे औरत की चीख सुनाई दी। वो चीख चीख कुछ कह रही थी। कबायलियों का रक्स थम गया और फिर देखते ही देखते तमाम कबायली खैमों की तरफ दौड़ने लगे। पत्थर पर बैठे हुए सरदार भी एक झटके से अपनी गिरह से उठ गया। वो उन 2 कबायलों की तरफ मुड़ने लगा जिन्होंने 2 लक्के वगैरह को राइफलों की जद पर ले रखा था। उसने तेर लैदिन उनसे कुछ कहा और फिर खुद भी दौड़ता हुआ खैमों की तरफ चला गया। अब वहां सिर्फ 2 ही कबायली रह गए थे जिन्होंने 9 लक्के वगैरह को राइफलों की जद पर ले रखा था। शारिब ने राइफल जबानी और दबे कदमों आगे बढ़ने लगा। उन कबायलों से चंद फुट के फासले पर पहुंचकर वह रुक गया। तुम दोनों अपनी राइफलें नीचे फेंक दो वरना छिलनी कर दूंगा। शारिद ने ये जुमला टूटी फूटी फारसी में कहा था। इतने दिनों से अफगानिस्तान में रहते हुए थोड़ी बहुत फारसी जबान सीख गया था। एक कबायली तेजी से पीछे बुढ़ा। शारिद ने एक लम्हा जाया किए बगैर गोली चला दी। वो कबायली देर हो गया, गोली उसके सीने में लगी थी। दूसरे कबायली ने राइफल फेंक दी। आग ने दूसरे खैमों को भी लपेट में ले लिया। तमाम कबायली उस तरफ जमा थे। उस शोर में शारिक की चलाई हुई गोली की आवाज पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। ऐसे में वो किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। समीना और शाह पर इसके कहने से पहली हरकत में आ चुकी थी। उन्होंने 9 लकी और मोहम्मद उमर के हाथ खोल दिए। राइफलें उठा लो। और घोड़े कहाँ हैं तुम लोगों के? शारिक बोला। कबायलियों की राइफलें एक चबूतरे पर पड़ी हुई थी। इन्होंने आगे बढ़कर एक राइफल उठा ली। उस तरफ आओ, जल्दी करो, घोड़े उस चट्टान के पीछे बंधे हुए हैं। लेकिन इन लोगों को क्या किया जाए? शारिक बोला। इन्हें साथ ले चलो, चट्टान के पीछे ले जाकर गोली मार देंगे, शाह परी ने कहा। और दोनों कबायलियों को अपनी राइफल की जद पर लेते हुए घुर्राई। चलो, खामोशी से चलते रहो। वो दोनों कबायली खामोशी से उनके आगे चल दिए। चट्टान के पीछे पहुंचकर वो रुक गए। यहाँ कई घोड़े बंधे हुए थे। इन्होंने एक एक घोड़ा खोल लिया। मोहम्मद उमर उन कबायलियों को बांधना चाहता था मगर शारिक बोल पड़ा। एक को बांध कर यहीं डाल दो और दूसरे को साथ ले लो। हमें कुछ इल्म नहीं कि किस जगह पर है। ये कबायली हमारी रहनुमाई करेगा। फासला मुनासिब तय करने के बाद इस रास्ते में कहीं छोड़ देंगे। ठीक है, मोहम्मद उमर ने कहा। अगर उन लोगों ने हमारा पीछा भी किया तो ये एक बंदा हमारे पास यरगमाल रहेगा। इस कबायली के हाथ मुझ पर बांधकर इसे घोड़े पर डाल दिया गया। मोहम्मद उमर उसके पीछे बैठ गया और उन्होंने घोड़ों को फांद दिया। और ठीक उसी वक्त कबायलियों को भी हकीकत का पता चल गया। लेकिन आग कई खैमों तक फैल चुकी थी। वहां बुलाने की फिक्र में लगे हुए थे। उन्हें कैदियों के भाग जाने की परवाह नहीं थी, इसलिए किसी ने उनका पीछा करने की कोशिश नहीं की। चांद निकल आया था। मोहम्मद उमर वाला घोड़ा सबसे आगे था। उसके पीछे समीना, शाहपरी के घोड़े और उनके पीछे 9 लका और आखिर में शारिक का घोड़ा था। चांदनी की वजह से उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। रास्ता भी ज्यादा दुश्वार नहीं था, इसलिए घोड़े मुनासिब रफ्तार से दौड़ रहे थे। आधी रात के लगभग उन्होंने घोड़े रोक लिए। मुझे खासी बुलंदी पर थे। दाईं तरफ दशे में बहुत दूर टिमटिमाती हुई मदम सी रोशनियां नजर आ रही थी। कैदी ने बताया कि वो बाबा की नामी एक छोटी सी बस्ती है। वहां से एक रास्ता सरूबी की तरफ जाता है।
वो लोग घोड़ों से उतर आए। शारिक के ख्याल में वो बस्ती से कम 5 मील दूर जरूर रहेंगे। घोड़ों से उतरकर वो लोग इधर उधर पत्थरों से टेक लगाकर बैठ गए। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं कि बस्ती से बचकर सरोबी की तरफ निकला जा सके? शारिक ने पूछा। उस तरफ तकरीबन 2 मील आगे दरिया की दूसरी तरफ 2 रास्ते हैं। कबाइली ने मुंह से एक तरफ इशारा किया। वहां से एक रास्ता सरोबी को जाता है और दूसरा दर्रे मंगरू ताई नराई की तरफ है। किसकी ताई की बात कर रहे हो खान भाई? नौलखा बोला। किसी की ताई की बात नहीं कर रहा, ये जगह का नाम है। शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। फिर कबाइली की तरफ रुक करके बोला, ये दर्रे मंगरू ताई नराई कहाँ पर है? जनूबी वजीरिस्तान की सरहद पर। कबाइली ने जवाब दिया। ठीक है, शारिक ने कहा, हम तुम्हें दरिया तक अपने साथ ले जाएंगे, उसके बाद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। मेरे हाथ तो खोल दो, मैं बड़ी अजियत महसूस कर रहा हूँ। वह वादा करता हूँ कि कोई हरकत नहीं करूंगा, कबाइली ने मुल्तजी लहजे में कहा। शारिक ने उसके हाथ खोल दिए। कबाइली अपनी कलाइयां सहलाने ने कहा, तुम लोग इन्हीं पहाड़ों में घूमते रहते हो, खाने का सामान कहाँ से लेते हो और काम क्या करते हो? शारिक ने पूछा। हम खाना बदोश लोग हैं, कबाइली ने जवाब दिया। थोड़ा बहुत सामान इधर उधर से ले लेते हैं। हम साल में 1-2 मरतबा पाकिस्तान भी चले जाते हैं, यहाँ से कुछ सामान ले जाकर वहां फरोख्त कर देते हैं। बस इसी तरह हमारा गुजारा होता है। यहाँ से क्या चीज पाकिस्तान लेकर जाते हो? हिरवन? शारिक ने कहते उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। हाँ, कबाई ने बेखौफी से जवाब दिया। इससे ज्यादा मुनाफा बख्श और कोई चीज नहीं। कम से कम वजन, ज्यादा से ज्यादा कीमत। उसे अपने सामान में छुपाया भी आसानी से जा सकता है। हिरवन कहाँ से लेते हो? शारिक ने पूछा। अफगानिस्तान की सरहद के करीब कई फैक्ट्रियां हैं जहाँ हिरवन तैयार होती है, कबाइली ने जवाब दिया। लेकिन पहाड़ों में छुपी हुई इन फैक्ट्रियों को तलाश कर लेना आसान नहीं है और फिर फैक्ट्री की हिफाजत के लिए उन लोगों ने बड़े सख्त इंतजाम कर रखे हैं। ठीक है, शारिक ने जवाब दिया। हम भी हिरवन की फैक्ट्री की तलाश में आए हुए हैं। अभी तक हम किसी फैक्ट्री तक नहीं पहुंच सके, लेकिन जो भी फैक्ट्री हमें मिलेगी हम उसे तबाह कर देंगे। शारिक की ये बात सुनकर समीना और नौनखा चौंके बगैर ना रह सके। मुंह सख्त तो खामोश रहे, लेकिन बाद में समीना ने शारिक को घेर लिया। हाँ समीना, शारिक ने उसके सवाल के जवाब में गहरा सांस लेते हुए कहा। मैं पहले रोज से सोच रहा था कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हम इन पहाड़ों में क्यों घूम रहे हैं, हम यहाँ क्यों क्या लेने आए थे। वो चंद में खामोश रहा, फिर बोला, दरअसल लालच कभी एक मुकाम पर टिकने नहीं देता इंसान को। वो ऊपर और ऊपर जाना चाहता है। हम भी ऊपर ही ऊपर जाना चाहते थे। लालच में आकर आजी का कहा मान लिया। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि बच गए, मरना उस खबीज ने हमें ऊपर भेजने का पूरा इंतजाम कर रखा था। हम इन वीरान पहाड़ों में ठोकरें खा रहे हैं। कदम कदम पर मौत का सामना है। 1-2 नहीं, कई मरतबा मौत के मुंह से निकले हैं। अब मैंने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान पहुंचकर अपनी जिंदगी का सारा रास्ता बदलने की कोशिश करेंगे। आज तक हम मौत बांटते रहे हैं, अपने जाती मफाद के लिए मासूम लोगों के खून में जहर घोलते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम ये जहर बेचने वालों को खत्म कर देंगे। सबसे पहले हम हाजी से निपटेंगे। तुम्हारी इन ख्यालात पर मुझे बड़ी हैरत हो रही है, समीना बोली। एक हाजी को खत्म करोगे तो उसकी जगह 10 और आ जाएंगे, और फिर तुम ये बात भूल रहे हो कि तुम भी इसी कश्ती के सवार हो। तुम अब तक जो कुछ कर चुके हो, क्या एक हाजी को खत्म करके उसकी तलाफी हो सकती है? मैं अपने आप को बेकसूर और बेगुनाह नहीं कहता, लेकिन ये तुम भी जानती हो कि मैंने ये काम अपनी खुशी से नहीं किया। मुझे गलत पुरखार रास्ते पर चलने पर मजबूर किया गया था, लेकिन अब तुमने जिस रास्ते पर चलने का फैसला किया है वो इससे ज्यादा पुरखार है। समीना ने उसकी बात काटते हुए कहा। तुम पहले भी कोशिश कर चुकी हो, तुम्हें इसका तजर्बा भी है। क्या अब तुम ऐसा कर सकोगे? हाँ, मैंने फैसला कर लिया और मुझे इस पर अमल करने से कोई रोक नहीं सकता, शारिक ने जवाब दिया। बहरहाल हमने अब तक जो कुछ भी किया है गलत किया है। मैं ये इतराफ करता हूँ कि मैंने अपना इंतकाम लेने के लिए अपनी पूरी कौम को नुकसान पहुंचाया है। उन जवानों के खून में जहर घोला है जिन्होंने कल इस मुल्क की बागडोर संभाल लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को कर आ जाए, तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। बस नुकसान की तलाफी करने की कोशिश करूंगा, और मेरा ख्याल है तुम ऐसा नहीं कर सकती। हाजिया से दौलत के पुजारी तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे, समीना ने कहा। अब कोई हाजी मेरा रास्ता नहीं रोक सकेगा, शारिक ने पुरअज़म लहजे में कहा। क्या तुम मेरे ये नुकसान की तलाफी भी कर सकोगे? समीना ने यह कहते हुए अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखा। तुम्हारा नुकसान? शारिक चौंक गया। हाँ, समीना बोली। वो एक सीधी सादी सी लड़की थी, एक मदद पेशे से वाबस्ता थी। कि तुम मुझे कहाँ ले आए हो? क्या तुम मुझे मेरा वो मुकाम वापस दिला सकते हो? फिर खोई हुई इज्जत वापस ला सकते हो? फिर माँ बाप की जो रुसवाई हुई है उसकी तलाफी कर सकते हो? शारिक खामोश रहा। उसके पास समीना की इन बातों का कोई जवाब नहीं था। वो खामोश बैठा उसकी तरफ देखता रहा। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात उभर आए थे। तुम तो संजीदा हो गए, समीना ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी खातिर मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है और सब कुछ भूल चुकी हूँ। तुम जो कहोगे न करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना। वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली। हम चाहे कुछ भी कर ले, अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकते। इंतकाम लेने के लिए हमने खुद वही सब कुछ शुरू कर दिया था जो हमें नहीं करना चाहिए था।
एक तरफ तो मौत के सौदागरों से जंग शुरू कर दी और दूसरी तरफ कानून के खिलाफ महाज खोल लिया। दो बड़ी कुव्वतें हमारे खिलाफ बरसरे पैकार हैं, कानून और मौत के सौदागर। मौत के सौदागरों से तो शायद हम निजात हासिल कर लें, लेकिन कानून हमें कभी माफ नहीं करेगा, उससे हमारी तलाश जारी रहेगी। कानून की मुझे परवाह नहीं, शारिक ने कहा, लेकिन इससे पहले मैं मौत के उन सौदागरों से दो हाथ कर लूंगा जिसकी वजह से आज हम अपने घर से हजारों मील दूर इन बंजर और वैरान पहाड़ों में ठोकरें खाते पीवे हैं। एक बात कहूँ शारिक, समीना उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली। हाँ कहो। शारिक ने सवारिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। वैसे तुम जो कुछ भी कह रहे हो मुझे इस पर यकीन नहीं आ रहा, समीना मुस्कुराते हुए बोली। उठने को दिल नहीं जा रहा, बड़ी थकन हो रही है, रात का बाकी हिस्सा यहीं गुजार लें, सुबह आगे चलेंगे, समीना ने कहा। यकीन तो आने वाला वक्त दिलाएगा, शारिक उठते हुए बोला। मेरा ख्याल है अब हमें आगे चलना चाहिए। इस कबाइली के कहने के मुताबिक दरिया यहाँ से सिर्फ 2 मील के फासले पर है, शारिक ने कहा। हम दरिया पर पहुंचकर आराम करेंगे, मुझे बहुत शिद्दत की प्यास लग रही है, मैंने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। खाया तो हमने भी कुछ नहीं, समीना उठते हुए बोली। दरिया पर पहुंचकर प्यास तो बुझ सकती है। 10 मिनट बाद वो लोग वहां से रवाना हो गए। उस कबाइली को मोहम्मद उमर ने अपने साथ घोड़े पर बिठा लिया। शमीना और शारिक के घोड़े सबसे पहले थे। थोड़ी देर बाद शाहपरी भी अपना घोड़ा रोक कर उनके साथ मिल गई। एक बात मेरी समझ में नहीं आ सकी, शारिक ने समीना की तरफ देखते हुए कहा। तुम लोग मुझे वहां छोड़कर कैसे चले आए थे? मैं बताती हूँ, समीना से पहले शाहपरी बोल पड़ी। हम सब लोग थकन से निढाल गहरी नींद सो रहे थे कि अचानक 5-6 मुसल्ला कबाइलियों ने हमें घेर लिया। वो लोग अपने कबीले के लिए अरगवान शहर से खाने पीने का सामान लेकर आ रहे थे। हमें देखकर वो रुक गए। खाना बदोश छोटी छोटी टोलियों में इन पहाड़ों में सफर करते रहते हैं और ये लोग एक दूसरे को लूटते भी रहते हैं। हमारे बारे में इन लोगों का यही ख्याल था कि हमारे पास बहुत दौलत होगी, लेकिन हम तो कंगले निकले। मुमकिन है वो कबाइली हमें छोड़कर चले जाते, लेकिन मुझे और समीना को देखकर उनकी नीयत बदल गई। वनार और खूबसूरत औरत से ज्यादा कीमती चीज कहाँ हो सकती है। उन्होंने हमें राइफलों की जद पर लेकर अपने साथ चलने पर मजबूर कर दिया। हैरत है, ये सब कुछ हुआ और मुझे पता ही नहीं चल सका, शारिक बोला। तुम हम लोगों से कुछ फासले पर एक बड़े पत्थर की आड़ में सोए हुए थे और गहरी नींद में थे। उन कबाइलियों ने मैं तुम्हें नहीं देखा। समीना वगैरह का ख्याल था कि तुम्हें भी जगा दिया जाएगा, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। मेरा ख्याल था कि अगर तुम पीछे रह जाओगे तो शायद हमारी कुछ मदद कर सकोगे, और मेरा ये ख्याल दुरुस्त निकला। हैरत है, मैं इतनी गहरी नींद सो रहा था और मुझे संगामे का पता ही ना चल सका, शारिक ने कहा। कभी कभी ऐसा होता है, शाहपरी ने मुस्कुराते हुए कहा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो धूप फैली हुई थी, शारिक ने कहा। तुम लोगों को ना पाकर मैं परेशान हो गया। एक मर्तबा तो मेरे दिन में ये ख्याल भी आया था कि शायद तुम लोग मुझे भूल गए हो और सोता छोड़कर चले गए हो। हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं, खास तौर पर मैं और समीना, शाहपरी मुस्कुराई। बेशर्म, समीना ने उसे घूरा। वो तो मैं हूँ, शाहपरी जिठाई से बोली। बहरहाल हम दोनों के बारे में उन कबाइलों के इरादे खतरनाक थे। उनका ताल्लुक एक खाना बदोश कबीले से था। ये लोग सरहद पार करके पाकिस्तान भी आते जाते रहते हैं। ह्यूमन की स्मगलिंग के अलावा ये लोग औरतों की खरीदो फरोख्त का कारोबार भी करते हैं। इनके कबीले में 5 औरतें हैं जो इन्होंने मुख्तलिफ जगहों से उठाई हुई हैं। सरहद पार करते ये लोग उन औरतों को फरोख्त कर देंगे। हमारे बारे में भी ये लोग रास्ते में यही बातें कर रहे थे, लेकिन जब हम लोग कबीले में पहुंचे तो हम दोनों को देखकर कबीले का सरदार की राल टपकने लगी। उसने जश्न मनाने का ऐलान कर दिया। ये उनकी रस्म है कि जब कोई औरत उनके कबीले में आती है तो ये लोग जश्न मनाते हैं। सरदार ने यह भी ऐलान किया था कि वो हम दोनों में से किसी एक से शादी करेगा। इसका फैसला उसी वक्त होता जब रोज किए जाने वाले बकरों का गोश्त तकसीम होता, कुर्बानी की जाती और हम दोनों में से जिसका नाम निकलता उसे सरदार की दुल्हन बना दिया जाता। सरदार 3 दिन तक दुल्हन को अपने साथ रखता, फिर उसे कबीले के दूसरे आदमियों के हवाले कर दिया जाता और सरहद पार करने के बाद फरोख्त कर दिया जाता। बहुत बेगैरत हैं ये लोग, शारिक बूढ़ा। कोई गैरतमंद शख्स अपनी दुल्हन को किसी दूसरे के हवाले नहीं कर सकता। इस दुनिया में ऐसे बेगैरतों की कमी नहीं, शाहपरी ने जवाब दिया। बहरहाल उनका जश्न जारी था। बकरे रोस्ट हो रहे थे और थोड़ी देर बाद हमारे लिए कुरंदादी होने वाली थी। क्या जाने खैमों में आग भड़क उठी और वो कबाइली उस तरफ भाग खड़े हुए। खैमों में आग खुद नहीं भड़की थी, शारिक ने कहा। वो आग मैंने लगाई थी। इनकी तवज्जो हटाने का इससे बेहतर और कोई तरीका मेरी नजर में नहीं था। वो लोग जैसे उस तरफ भागे, मैं तुम लोगों के पास पहुंच गया। मुझे यकीन था कि तुम हमारी मदद को जरूर आओगे, लेकिन तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे, शाहपरी ने पूछा। पहले तो मैं तुम लोगों को उन चट्टानों के आसपास ही ढूंढता रहा, फिर मुझे घोड़े की लीद नजर आई। समझो कि लीद ही मेरे लिए निशाने राह साबित हुई और मैं यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन भूख से मेरी बुरी हालत हो रही है। फिक्र मत करो, हमने भी कुछ नहीं खाया, शाहपरी ने जवाब दिया। वो डूरे तंग से रास्ते पर पहुंच गए। तो
ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। अगला एपिसोड जल्द आएगा।